स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने लगे हैं। पहला है हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी और दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिक बिहेवियर है। कैटालिटिक एक्टिविटी में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। रीज़न ये है कि इनके पीछे कई रीज़न है। इनमें से पहला रीज़न ये है कि ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होता है इनके अंदर, +1 +2 +3 और मैक्सिमम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, जो कि मैग्नीज शो करता है। तो इसी तरह से रीज़न ये है कि इनमें जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका रीज़न ये है कि इनके अंदर D और S वैलेंस शेल में होता है और D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। दो रीज़न हो गए। पहला रीज़न ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा रीज़न ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या है, D and S ऑर्बिटल। तीसरा रीज़न ये है कि ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स बनाते हैं और इंटरस्टेशियल कंपाउंड आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि हमारे पास, और इस एग्जांपल में आप देखें दिस इज द वेजिटेबल ऑयल है और वेजिटेबल ऑयल को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं और इसके बाद इसमें हाइड्रोजनेशन करवाया गया है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और निकल, यहाँ एक प्लेट रखा है निकल का एज ए कैटलिस्ट के तौर पर। अब निकल के अंदर जो एटम्स होते हैं, इन एटम्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं और इन होल्स की वजह से ये क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से कोई भी रिएक्टेंट के हिस्से को अपने इन होल्स के अंदर एकोमोडेट कर लेते हैं। लाइक देखिए ये हाइड्रोजन है, ये क्या कर लेता है, हमारे पास जो निकल है, निकल अपने इन होल्स के अंदर इंटरस्टेशियल जो कंपाउंड्स कैसे बनाता है, ये अपने होल्स के अंदर क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद हाइड्रोजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म से ये एटॉमिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में ये जो निकल है ये जब चेंज कर लेता है तो ऐसे में ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जिसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है फिर उसके अंदर ज़्यादा रिएक्टिव होता है और फिर इसकी डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है और इसके बाद ये जो अनसैचुरेटेड जो डबल बॉन्ड है इसके अंदर हाइड्रोजनेशन कर लेता है और सैचुरेटेड फैटी एसिड में तब्दील होता है, जिसको हम वेजिटेबल घी भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस से आप इंटरस्टेशियल कंपाउंड को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद इनमें एक और रीज़न ये है कि ड्यू टू स्मॉलर साइज, स्मॉलर गैप बिटवीन S एंड D ऑर्बिटल, यानी ये जो S और D ऑर्बिटल है इनके अंदर एनर्जी गैप कम होता है और जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन आसानी से वो शेयर कर लेते हैं। ये 4 रीज़न हो गए और इसके बाद एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये आपको समझाने के लिए क्योंकि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखिए आप, एक रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ SO3। जब हम SO2 की ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में, ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, तो SO3 की फॉर्मेशन होता है। देखिए आप, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के अंदर जो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमारे पास +5 होता है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन का देखिए 5 × -2 होगा तो +10 होगा, ये 2 × +5 हो तो +10 हो जाएगा। अब आप देखिए इसका मैकेनिज्म, आप देखिए ये रिएक्शन किस तरह होती है, इसका पाथ ऑफ रिएक्शन क्या है। देखिए आप, SO2 के साथ सबसे पहले वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, अपना ऑक्सीजन इसको देता है तो ये SO3 गैस बनता है। इसके बाद ये खुद क्या होता है, वेनेडियम टेट्राऑक्साइड में तब्दील होता है। अब देखिए ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड देखिए एकदम से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वेनेडियम टेट्रा में तब्दील हुआ, फिर दोबारा वेनेडियम जो टेट्रा है अपना ऑक्सीजन क्या करता है, इनर्ट ऑक्सीजन से ये जो है ना छीन लेता है और दोबारा ये वेनेडियम 5 ऑक्साइड में तब्दील होता है। तो इससे हमें ये बात पता चला कि इनके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है
और 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से 7 इलेक्ट्रॉन तक ये दे सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक एक्टिविटी में ये इस्तेमाल क्यों होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं नॉर्मली। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन 3 टाइप पे हम बात करेंगे। तो पहला टाइप हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी वो तमाम ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में मैग्नेटिक जो है ना मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करे या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, और उस प्रोसेस को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा है वेनेडियम है। आप देखिए वेनेडियम का जो 3d ऑर्बिटल है इसके अंदर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, इसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि डी में हमारे पास देखिए 5 और हमारे पास इसके ओरिएंटेशन होते हैं 1 और 2 और 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहना पसंद करेंगे और ये बिल्कुल वैकेंट है हमारे पास। अब आप देखें इसमें ये इलेक्ट्रॉन लेट सपोज क्लॉकवाइज में मूव करता है, तो दूसरा एंटी क्लॉक के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, स्पिन कर लेता है, तो उसके गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और तभी क्या होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। जब इसी तरह से देखिए जो वेनेडियम है हमारे पास, ये बेसिकली इसमें 3d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसी तरह से ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन भी अलग है, तीसरा भी अलग है। तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इतना ज़्यादा ये मैग्नेटिक पावरफुल मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। इसके बाद पैरामैग्नेटिक के बारे में ये कहते हैं कि जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन में कहा, द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट टू इनटू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक एंड प्रोसेस इज नोन एज द पैरामैग्नेटिज्म। इसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से देखें आप, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, इसके एग्जांपल वेनेडियम है। और इसके बाद ये जो हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड इनसे हटाते हैं तो ये खुद मैग्नेट की तरह बिहेवियर नहीं करते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मैग्नेटिज्म शो करेंगे, जब वो हटाएंगे तो ये फिर मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। इसके बाद है दूसरा टर्म फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी वो तमाम ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम मैग्नेटाइज कर सके। यानी ऐसे सब्सटेंस पे जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो वो खुद मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, और उसके बाद जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो वो फिर भी मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ये बेसिकली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ही तरक्की याफ्ता फॉर्म है। यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, वो पूरा को पूरा मैग्नेटाइज नहीं होते इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि फेरोमैग्नेटिक में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और ये आसानी से क्या करते हैं, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड के अलावा भी ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मैग्नेट की तरह काम कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, द सब्सटेंस विच कैन मैग्नेटाइज इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको हम मैग्नेटाइज कर सकते, मैग्नेट बना सके, और प्रोसेस नोन एज द फेरोमैग्नेटिज्म, जिसका एग्जांपल हमारे पास देखिए आयरन है, निकल है, मैग्नीज है। अब आप देखिए हम ज़्यादा मैग्नीज की ही बात कर लेते हैं। देखिए मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर है 25 है, आप इसको ज़रा चेक करें। अब इसके अंदर देखिए इसके जो 3d है, और 3d के अंदर इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जबकि 4s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको हम ओरिएंटेशन के फॉर्म में लिखें तो आप देखिए d है हमारे पास, देखिए आप। अब इस d के देखिए 4 के 4, 5 के 5 जो इलेक्ट्रॉन है
1 2 3 4 5, ये सब के सब क्या है हमारे पास अनपेयर्ड है। अब ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड से इसको हम पास कर लेते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं और इनके नॉर्थ और साउथ पोल डोमेन्स बनते हैं, और उसके बाद जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो फिर भी ये मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो। ये रीज़न ये है कि इनके पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कुछ ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में से अगर जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन सकता है। जैसे मैंने लिखा कि दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ क्या है मैग्नेटिक फील्ड, यानी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी ये क्या करते हैं परमानेंट मैग्नेटिज्म शो कर लेते हैं। इसके बाद दे कैन यूज एज अ परमानेंट मैग्नेट, इनको आप परमानेंट मैग्नेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा इसको मैग्नेट बनाओगे उसके बाद ये मैग्नेट की तरह काम करेंगे। इसके बाद है तीसरा टर्म है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी वो तमाम ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इनको डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, और प्रोसेस को डायामैग्नेटिज्म कहा जाता है। और जैसे मैंने लिखा कि द सब्सटेंस वी डू नॉट अट्रैक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक एंड प्रोसेस कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। ये बेसिकली क्या है, ड्यू टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। जिस तरह आप देखें जिंक है जिसके एटॉमिक नंबर क्या है 30 है, और इसमें देखें आप डी जो ऑर्बिटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सारे के सारे पेयर है, क्योंकि पेयर जब इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में ये स्पिन कर लेता है और नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका 0 होता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एटॉमिक फॉर्म में जो जिंक है ये क्या है हमारे पास एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसके बाद जो मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होता है इसको, या मैग्नेटिक जो मोमेंट है यानी स्ट्रेंथ ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम किसी भी सब्सटेंस को मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। और मैग्नेटिक मोमेंट यानी किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है इसको मालूम करने के लिए, यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला बनाया गया है, और वो फार्मूला क्या है √n × n+2 है। n का मतलब है अनपेयर इलेक्ट्रॉन और ये भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इनको हम 2 के साथ प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंडर लेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगा तो दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक मोमेंट। ये तो इक्वेशन हो गया जिसके जरिए से हम मैग्नेटिक मोमेंट इस इक्वेशन के जरिए से हम मालूम कर सकते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसको हम एक डिवाइस के जरिए से भी मालूम कर सकते हैं, और इस डिवाइस का नाम क्या है बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, ये एक डिवाइस है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को मेयर करते हैं। ये तो इक्वेशन है जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जबकि ये हमारे पास एक डिवाइस है जिसके जरिए से हम मैग्नेटिक मोमेंट को हम यानी मेयर कर सकते हैं फिजिकली इंस्ट्रूमेंट के जरिए, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बोहर मैग्नेट्रॉन है, BM कहते हैं। ये बोहर जो मैग्नेट्रॉन है ये बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट भी है। एग्जाम में कभी कभार इस तरह पूछ सकते हैं कि व्हाट इज बोहर मैग्नेट्रॉन या व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट बोहर मैग्नेट्रॉन है और BM है, और इसी तरह से बोहर मैग्नेट्रॉन खुद क्या एक डिवाइस है जिसके जरिए से हम मैग्नेटिक मोमेंट को हम मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह से हमेशा एक बात याद रखना है कि जो पैरामैग्नेटिज्म है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी एलिमेंट में जितना ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे इतना ज़्यादा उसके अंदर पैरामैग्नेटिक करैक्टर पैदा होगा।